नमस्कार, मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट थ्रू पीवाईक्यू सीरीज में हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज के सेशन समाप्त कर चुके हैं। आज जो सब्जेक्ट शुरू होगा उसका नाम है पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यूज। ये हमारे सेक्शन का नाम होगा पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यूज। इसमें पिछले गत वर्षों में आयोग यूपीपीसीएस आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को जो आज के समय आर एवं पीसीएस दोनों प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें से छांट के लगभग 10 से 15 साल के प्रश्नों को उनको टॉपिक वाइज दे के आपको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। उससे संबंधित कुछ वैल्यूडेड मटेरियल भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत में संवैधानिक विकास। ये टॉपिक हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को ओवरलैप करता है। हम लोग अगर आपने पिछली क्लास जो आधुनिक भारत की सेकेंड पीवाईक्यूज की क्लास है, अगर आपने वो की होगी तो उसमें एक भारत का संवैधानिक विकास सेक्शन से हमने प्रश्न कराए थे। मैंने उस समय कहा था कि ये पॉलिटी की क्लास शुरू होगी भारत के संवैधानिक विकास से। तो उसका जो सेक्शन का वहाँ का जो प्रश्न है और जो भारत का संवैधानिक विकास है जो पॉलिटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका प्रश्न है, दोनों प्रश्न इस टॉपिक से मिलते हैं। मतलब ये कॉमन टॉपिक है हिस्ट्री और पॉलिटी में। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो इसका क्या है कि भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश दौर में संवैधानिक विकास, क्या मतलब जब हमारा संविधान बना 1950 में, उससे पहले भारत में किस प्रकार संविधान का विकास हुआ। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर किस प्रकार चार्टर एक्ट्स आए, फिर भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस प्रकार से अंततः 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोग संविधान सभा बनाई और अपने संविधान का निर्माण किया। तो भारत में जो संवैधानिक विकास का दौर है ये बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से हिस्ट्री में और किस प्रकार से पॉलिटी में प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन एक बार जब हम लोग इसके वैल्यूडेड मटेरियल को कवर कर लेंगे फिर हम प्रश्नों पे आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। इससे पहले का हल्का सा बैकग्राउंड अगर जान लेते हैं तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद और फिर बक्सर के युद्ध में 1764 के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल में प्रवेश कर लिया था। ठीक है, बंगाल में प्रवेश करने के बाद वहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स था, वो काम कर रहा था एज ए गवर्नर। लेकिन उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश कंट्रोल क्या मतलब, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी जो आके मतलब ब्रिटिश राज की तरफ से युद्ध करती थी, उनके नाम पे करती थी बेसिकली, लेकिन थे तो प्राइवेट। उस प्राइवेट कंपनी पे कंट्रोल बढ़ाने के लिए लंदन में या मतलब जो ब्रिटिशर्स की राजधानी थी या लंदन सरकार ने ऐसा किया कि एक एक्ट लाते हैं, उसके जरिए जवाबदेही बढ़ाते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि होंगे भारत में काम करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्ट आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसके कुछ जो प्रमुख प्रावधान है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब वो एक तरीके से सुप्रीम हो गया। बाकी जो बॉम्बे और मद्रास में जो स्थिति थी अंग्रेजों की, उन लोगों में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो सुप्रीम हो गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स हुआ। पहले से वो गवर्नर बन के काम कर रहा था। इजारेदारी जैसी प्रथाएं उसने चलाई थी, ये हमने चर्चा कर चुके हैं पहले के वीडियोज में। फिर एक काम क्या किया गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का बनाया गया उसको एक 4 सदस्यीय 4 मेंबर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद उसको प्रोवाइड कराई गई, जिसके मतलब वहाँ पे उनके मत के अनुसार वो काम करेगा। तो अभी जो गवर्नर जनरल का कामकाज है वो उस परिषद के साथ वहाँ पास करने के बाद चलता। जैसे 4 सदस्य हैं और एक गवर्नर जनरल है, तो उसमें कोई प्रस्ताव रखा जाता तो बहुमत से जो पारित होता उस हिसाब से काम आगे बढ़ता। तो ये काम हुआ। दूसरा क्या हुआ, अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। वो भी हमने चर्चा की थी, बंगाल का गवर्नर जनरल सुप्रीम हो गया। फिर क्या और क्या काम किया, कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार एवं भारतीयों से उपहार रिश्वत प्रतिबंधित कर दिया गया। दरअसल ये देखा गया कि कंपनी के मतलब लाभ होने की वजह से कंपनी को हम लोग 64 के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, तो उसको
फ्री पास भी प्राप्त हुआ, वो फ्री बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकती थी, चीज़ों का निर्यात कर सकती थी। तो कंपनी के कर्मचारी पर्सनल लाभ के लिए, चीज़ों के निर्यात के लिए, जैसे वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, तो जो स्थानीय व्यापारी थे उनके उनके निर्यात के लिए स्वयं घूस ले लेते थे। घूस इन द सेंस कि उनको फ्री पास प्राप्त था, लेकिन जो इंडियन व्यापारी थे, भारतीय जो व्यापारी थे, उनको फ्री पास नहीं था, उनको टैक्स देना था। तो भारतीय व्यापारी अपने जो माल है वो ब्रिटिश व्यापारी को, ब्रिटिशर्स को दे देते थे, और व्यापारी का बल्कि कंपनी के कर्मचारियों को दे देते थे, और कंपनी के कर्मचारी चोरी छुपे उनके माल को अपने पास के थ्रू उसको बाहर निर्यात करा देते थे। तो ये टैक्स से बच जाते थे व्यापारी, और उस टैक्स का कुछ कमीशन के तौर पे जो बचता था उसका कुछ कमीशन के तौर पे ब्रिटिश व्यापारी रखते थे, या जो कंपनी कर्मचारी थे वो रख लेते थे। तो इस वजह से ये काम ना हो पाए, इस वजह से कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार और भारतीयों से जो उपहार रिश्वत है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इससे इंडिया कंपनी का नुकसान हो रहा था। तो इस चीज़ को इसमें एड्रेस किया गया इस एक्ट में। अगला काम क्या होगा, इसके अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ये, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में कोलकाता में। ये पूछा जाता है किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट जो था वो आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि अपील का ये सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब ग्राउंड लेवल से चीज़ों को कोई मतलब क्या होता है कि ग्राउंड लेवल से कोई विवाद हुआ उसको अंततः सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व कराया जाएगा, ऐसा नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे 1781 का जो संशोधन अधिनियम था इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसमें हम लोग ये कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या किया गया, 1781 का जो संशोधन अधिनियम था या एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, उसने गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी के सेवकों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। अब बताओ कैसा सुप्रीम कोर्ट हुआ? अगर इतने लोग, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल जो 4 सदस्यीय परिषद थी, और कंपनी के सेवक जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त हैं तो फिर पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शामिल कौन था? तो कलकत्ता के सभी निवासी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ गए। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट था। फिर क्या हुआ, और ये है कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, न कि सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आया? हम लोग के यहाँ जो भी सुप्रीम कोर्ट काम करता है वो प्रांतीय न्यायालयों की अपील सुनता है, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी अपील वहाँ सुनी जाती है। लेकिन जो प्रांतीय न्यायालय थे वो इस सुप्रीम कोर्ट में अपील न करके गवर्नर जनरल इन काउंसिल के वहाँ अपील करते थे, वही सर्वोच्च थे। वही गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वही गवर्नर जनरल इन काउंसिल के वहाँ वो अपील करते थे। तो उस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें थी। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक उस समय ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट्स, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के सदस्य थे उनको 4 से घटा के 3 कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे देगी कि अगर काउंसिल अपने जैसे ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, लेकिन जैसे गवर्नर जनरल को कोई डिसीजन लेना है तो अपना निर्णय काउंसिल से पास कराना पड़ेगा। ये अभी भी गवर्नर जनरल की मजबूरी थी। लेकिन अगर तीनों सदस्य काउंसिल के चाहें कि कोई डिसीजन ले लिया जाए तो गवर्नर जनरल उस पर वीटो कर सकता था। गवर्नर जनरल क्या कर सकता? उसको वीटो कर सकता, उसको मना कर सकता था कि आप तीनों भी चाहेंगे तो मैं काम को मना कर सकता हूँ। तो ये जो ताकत है वो गवर्नर जनरल को मिल गई। तो ये क्यों था? क्योंकि जैसे कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बन गई थी तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल की पावर थी वो सीमित हो गई, तो उससे उसको काम करने में कठिनाई हो रही थी। तो इस वजह से वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य को एक घटा के और उसके बाद उसको वीटो दे दिया गया गवर्नर जनरल को। मतलब ये वीटो कैसे था कि एक तरफा शक्ति काम करेगी। गवर्नर जनरल को कोई डिसीजन पास कराना है तो काउंसिल के थ्रू होके तो जाएगा, मतलब अगर बहुमत नहीं रहेगा तो वो काम हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर काउंसिल अपने बहुमत से चाहे कोई काम करा ले तो नहीं करा पाएगी। पहले तो संभव था, अब नहीं था। फिर आता है ये पॉइंट एकदम ध्यान रखने वाला है कि कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो कैसे पृथक किया गया? राजनीतिक जो कार्य थे कंपनी के उसको संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और तो
ऐसे ध्यान से देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये 6 सदस्य था, 2 कैबिनेट सदस्य होते थे। 6 सदस्यों में 2 कैबिनेट सदस्य होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और ये क्या करता था, भारत के सभी नागरिक, सैन्य एवं राजस्व गतिविधियां, राजस्व, नागरिक मतलब सिविल, मिलिट्री एवं रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री एवं रेवेन्यू सभी गतिविधियों का सुपरविजन, अधीक्षण और नियंत्रण, सुपरविजन और रेगुलेशन, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। और वाणिज्यिक कार्यों के लिए क्या था, वाणिज्यिक कार्यों का जो पृथक्करण के कमर्शियल जो वर्क थी, जो कंपनी की कमर्शियल काम थे, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ मतलब कंपनी के जो बोर्ड में थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सरकारी तंत्र था जो ब्रिटिश सरकार से संबंधित था, उसमें 2 कैबिनेट सदस्य थे, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उदय होता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। ये डायरेक्ट प्रश्न बनते, इसका इस पॉइंट से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, तो इसको एकदम से ध्यान रखिएगा। कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखना है। अब जाके पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ऐसा हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के जो क्षेत्र है उसको ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र के नाम से पुकारती है, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये नहीं था। फिर ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का आने का अर्थ यही हुआ कि भारत में जो कंपनी के कार्य होंगे उनको सुपरवाइज करने का सारा काम, चूंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया था, तो अब वो सारी चीजें अपने अंडर में देखेगा, एक तरीके से वो सुपर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार थे, जो कंपनी के बोर्ड में थे, ठीक है, प्राइवेट लोग थे। फिर इस 84 का जो एक्ट था, इसमें कुछ संशोधनों के लिए, संशोधन क्यों हुआ आगे देखते हैं। नए वायसराय, नए गवर्नर जनरल आ रहे थे बंगाल के, उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी, इस वजह से ये संशोधन करना पड़ा। हुआ ये कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस समय गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका में, वहाँ के जनरल थे, वहाँ हारे, लेकिन इनका सम्मान था तो इनको भारत भेजा गया। ये बोले कि भारत में हम बिना पावर के नहीं जाएंगे। और उनकी एक मांग थी कि इस एक्ट से उसे काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने का अधिकार, अधिभावी मतलब सुपरसीड कर सकता है, कि काउंसिल निर्णय ले भी ले, या वो अगर निर्णय ले लिया तो बाकी लोग विरोध करते रह जाए, वो चाहे तो निर्णय लागू करा देगा। इसको बोलते हैं सुपरसीड करने की पावर, मतलब वो एब्सोल्यूट हो गया, पावर एकदम बढ़ गई। सिर्फ विचार विमर्श के लिए काउंसिल अब रह गई, निर्णय तो गवर्नर जनरल को ही लेना था और वही लेता था, तो मतलब निर्णय सुपरसीड कर सकता था काउंसिल के निर्णय को, ठीक है। तो एक काम ये कर दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये मतलब मांग थी। दूसरा काम क्या किया गया कि कमांडर इन चीफ का पद, मतलब सिर्फ रेवेन्यू वगैरह, जैसे आज के टाइम में इसको देखा जाए तो जैसे सिर्फ डीएम नहीं, मतलब लोकल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अगर ऐसे देखा जाए कि अगर डीएम के पास एसपी की भी पावर, दोनों लोग, जैसे डीएम भी रहे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाकी सारा देखता है, सब मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट उसका अंडर काम करते हैं, लगभग सारे डिपार्टमेंट, और एसपी का जो एसएसपी होता है, एसपी होता है, ये दोनों काम किसी एक व्यक्ति को दे दिए जाएं, जो दोनों तरीके से मतलब दोनों काम अपने हाथ में ले ले, तो इस तरीके से बहुत ही पावरफुल पोस्ट हो गई ना। तो उस प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ का, आर्मी चीफ भी था, यहाँ का आर्मी कमांडर भी था, और उसके बाद सुप्रीम कमांडर भी था ओवरऑल। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने मांग के अनुसार एक्ट ऑफ 1786 पास कराया। फिर 1793 का चार्टर एक्ट। अब एक बार इसको ध्यान लेते हैं कि चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं। तो दरअसल क्या हुआ, 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको चार्टर दिया गया। चार्टर 1599 में गठित हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश सरकार ने या उसकी जो उसका जो राजाधिकारी हैं, जो वहाँ के राजा हैं, उन्होंने उसको चार्टर दिया था। चार्टर मतलब अधिकार पत्र तरह का, या आप ईस्ट के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो यही और यूनिक था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही अभी ईस्ट के साथ व्यापार कर सकती थी। इस तरह की जो पावर देने वाला जो एक्ट था, या उनके जो अधिकार बढ़ाने वाला जो एक्ट था, या उनके अधिकार को स्थापित करने वाला जो एक्ट था, वो चार्टर एक्ट कहा गया। मतलब चार्टर मतलब अधिकार वाला एक्ट। तो ये कंपनी के अधिकार की बात हो रही है। तो 1793 का चार्टर एक्ट हुआ। क्या करता था ये, कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों हेतु नवीनीकृत कर दिया गया। मतलब ये जो उसके अधिकार अभी तक जो कंपनी के चले आ रहे थे, वो अगले 20 वर्ष तक चलते रहेंगे, मतलब 1813 तक चलते रहेंगे, ठीक है। फिर ये किया गया कि काउंसिल, जो 3 सदस्यीय काउंसिल, 4 से 3 सदस्यीय गवर्नर जनरल की काउंसिल थी,
तो काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी सुपरसीड करने की शक्ति भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसीज के गवर्नरों तक विस्तारित कर दी गई। इसका अर्थ ये है कि अभी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जिस पावर का उपभोग कर रहा था, ठीक है, कि वो सुपरसीड कर सकता था काउंसिल के निर्णयों को, अब आगे के जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनके लिए उस पावर को अनिवार्य कर दिया गया कि वो काउंसिल इस तरीके से सिर्फ सलाहकारी संस्था ही रह जाएगी और जो निर्णय लेने का काम है वो गवर्नर जनरल करेगा और सुपरसीडिंग पावर भी उसके अंदर रहेगी। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, जो वहाँ के ब्रिटिश कैबिनेट के भी 2 मंत्री थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कार्मिकों का भारतीय राजस्व से ही भुगतान होगा। ठीक है, ये पॉइंट देखिए कि वो है वहाँ पे, खा वहाँ रहे हैं, निर्णय वहाँ ले रहे हैं, लेकिन चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोलते हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ही उनका खर्चा चलाएगी और अप्रत्यक्ष रूप से भारत ही उनका खर्चा चलाएगा। तो ये एक तीसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, तो 1793 का चार्टर एक्ट ये बोलता है। फिर अगला चार्टर एक्ट आता है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो है 1830 का या 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। इसमें क्या किया गया कि कंपनी का चार्टर मतलब कंपनी के अधिकार को इसके थ्रू भी 20 वर्षों हेतु नवीनीकृत कर दिया गया। हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए गए, कंपनी के अधिकार में हल्का फुल्का कुछ बदलाव किया गया, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन बाकी बदलाव के साथ उस अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए, मतलब 1833 तक के लिए उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब क्या इसमें उसको अधिकार किया गया, पहले बदलाव क्या किए गए उसके अधिकार में, ये देखा जाए तो भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी तक क्या था कि भारत से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही 1813 तक व्यापार कर सकती थी, उसी के जरिए ही कोई अपना सामान बेच सकता था, ला सकता था, इस तरह का कोई काम कर सकता था। लेकिन 1813 में ये एक अधिकार तोड़ दिया गया। तो बचा क्या कंपनी के पास? कंपनी के पास ये बचा कि चाय का व्यापार, भारत के साथ जो चाय का व्यापार था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट में चीन भी पड़ता था, तो ईस्ट में वो चीन के साथ व्यापार पे भी उसका एकाधिकार था अभी तक। तो चाय का जो व्यापार था, भारत के साथ चाय के व्यापार में, और चीन देश है जो चाइना है उसके साथ व्यापार का जो एकाधिकार था अभी भी कंपनी के पास था। ठीक है, मतलब जो भारत की चाय बन हो रही है इस पे एकाधिकार बना रहा। जो नेगोशिएशन हुए उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना प्राप्त कर लिया कि जो चाय के लिए, जो चाय टी के लिए जो भारत से जो चाय निर्यात होती थी उस पर एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, और जो चीन, जो चाइना देश है, उससे जो व्यापार होता था उस पर एकाधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। बाकी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दे दी गई। हालांकि ये 1793 के एक्ट से डिबेट चल रही थी कि दे देनी चाहिए, लेकिन उस समय नहीं दे जाके 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में आके लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति। ये सीधी बात है कि धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना या अपने ज्ञान बांटना, मतलब इस तरह की चीज़ें करने की अनुमति दे दी गई थी। और क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई और 1 लाख का प्रावधान किया गया। ये पूछता है कि किस एक्ट के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया था? ये 1813 का एक्ट था। फिर इस प्रावधान का क्या हुआ, ये हम लोग शिक्षा में प्रेस के विकास में देख चुके हैं कि किस प्रकार से उसमें एक एंग्लिसिस्ट ग्रुप बन गया, दूसरा ओरिएंटलिस्ट था। तो ओरिएंटलिस्ट ये चाहते थे कि भारतीयों को अपनी भाषा में शिक्षा मिले, और भारतीय या उर्दू साहित्य, जो भारतीय साहित्य जो है, या फारसी साहित्य, उर्दू साहित्य, ये बहुत गहरा है, ओरिएंटलिस्ट का ये मानना था, और उसकी शिक्षा ही देनी चाहिए, भारतीय दर्शन की शिक्षा देनी चाहिए और उनकी भाषा में देनी चाहिए। जबकि जो इंग्लिशिस्ट थे वो मानते थे, जो आंग्ल थे वो मानते थे, आंग्ल भाषा के समर्थक, कि अंग्रेजी से शिक्षा देनी चाहिए और पश्चिमीकृत शिक्षा देनी चाहिए, कि जिसमें पश्चिम के जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ। तो इस केस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हुआ ये कि इस लड़ाई में 1 लाख का उपयोग हो नहीं पाया, क्योंकि ये नहीं तय हो पाया कि कौन किसको दिया जाए, किस दर्शन पे या किस पैटर्न पे खर्चा किया जाए। या तो पहले से मौजूद भारतीय संस्थाओं को पैसा दे दिया जाए, या आंग्ल संस्थाओं की स्थापना की जाए और उनको पेमेंट किया जाए, उनसे पढ़ाई लिखाई करवाई जाए। ठीक है, तो इसको शिक्षा प्रेस विकास में इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, उससे आपको मतलब इसके बीच की जो मतलब घटनाएं हैं उसको आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम वही कंपनी का अधिकार पत्र,
अभी तक कंपनी का व्यापारी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीनी के साथ भी उसका चाय और चीन के साथ जो उसका व्यापार था उसमें तो उसका मामला का भी एकाधिकार बना हुआ था। 1833 में वो भी खत्म कर दिया गया। मतलब अब एकाधिकार के नाम पे कंपनी के पास कुछ नहीं था। अब क्या हुआ कि जो कंपनी है उसका उसकी जो व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां थी, चूंकि अब चाय और चीन के साथ दोनों के व्यापार को खत्म कर दिया गया, तो इसकी व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का अंत हो गया। ठीक है, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि एकाधिकार नहीं था। कर तो सकते थे लेकिन एकाधिकार समाप्त हो गया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, ये विशुद्ध प्रशासनिक राजनीतिक निकाय बन गई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल बॉडी बन गई अगले 20 वर्षों के लिए। ये भी जो एक्ट था 1833 का, ये भी अगले 20 वर्ष के लिए था। और एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। फर्स्ट जो थे भारत के गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हम लोग गवर्नर जनरल में वायसराय में देख चुके हैं इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें देखी। फिर मद्रास व मुंबई के गवर्नर की विधायी शक्ति जो थी उससे उनको वंचित कर लिया गया। वंचित मतलब अब वो कोई एक्ट बना नहीं सकते थे या अपने क्षेत्र में एक्ट बना नहीं सकते, तो उसके लिए गवर्नर जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनसे अनुमति लेनी पड़ती या उस तरह के जो प्रावधान थे उनको फॉलो करना पड़ता। और क्या करना था, प्रथमतः पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार का आविर्भाव हुआ, क्योंकि मद्रास और मुंबई गवर्नर की शक्ति सीमित कर दी गई, तो वो भी रिपोर्ट करने लगे भारत के गवर्नर जनरल को। तो ऐसा लगा कि जो सुप्रीम लीडर वो भारत का गवर्नर जनरल के तौर पे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल के तौर पे काम कर रहा है और बाकी लोग उसके अधीनस्थ हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लगा कि जो भारत का सर्वोच्च अधिकारी है वो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जिसको भारत का गवर्नर जनरल बोलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के तौर पे। तो जो एक केंद्रीकृत ढांचा था वो उभर के आया कि जो मतलब पावर थी वो सेंट्रलाइज थी बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह प्रथमतः भारत सरकार का आविर्भाव हुआ और ब्रिटिशकालीन केंद्रीकरण का अंतिम प्रयास था। अंतिम प्रयास करने का क्या औचित्य है, का अर्थ ये है कि 1793 से ऐसा प्रयास किया गया कि जो भारत में ब्रिटिश पावर हो वो सेंट्रलाइज तरीके से काम करे। तो धीरे धीरे गवर्नर, आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाई जा रही थी, जिससे वो बढ़िया से डोमिनेट कर पाए अपने क्षेत्रों पे और पकड़ के मतलब कस के अपने क्षेत्रों पे अधिकार बना के रख पाए। अगर पावर हाउस बांट देते पावर, जैसे मान लो बंगाल में अलग पावर दे दिए, मद्रास में अलग दे दिए, बॉम्बे में अलग दे दिए, तो आपस में झगड़ा हो जाता, मनमुटाव हो जाते, जिससे कि ज़्यादा ढंग से वहाँ पे प्रशासन वो नहीं कर पाते। वजह से केंद्रीकृत ढांचे को प्रेफरेंस दी गई और 1793 से ऐसे एक्ट्स बनाए गए जिनका 1833 में जाके मतलब सर्वोच्च तरीके से क्या कहते हैं उसकी पराकाष्ठा थी। 1793 से जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई वो उसकी पराकाष्ठा 1833 के एक्ट में पाई जाती है, जब एक तरीके से बंगाल के गवर्नर जनरल को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई और बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर जनरल थे उनकी विधायी शक्ति भी छीन ली गई। तो एक ही चमकता सूरज दिख रहा था, वो था बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। हालांकि अब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विस संबंधी जो पॉइंट है उनको आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सिविल सर्विस की खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया कब, 1833 में। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका बहुत विरोध किया। जो अभी तक नियुक्ति कर रहे थे किनकी, जो भी भारत में सिविल सेवक थे इससे पहले 1833 से, उनकी नियुक्ति 1833 के 1853 से पहले जितने भी सिविल सेवक नियुक्त होते थे वो ये प्रतियोगी परीक्षा देकर नहीं आते थे। प्रतियोगी परीक्षा डायरेक्ट किसी भाई भतीजावाद परिचय या मतलब जुगाड़ से इसी तरीके से सामान्य तरीके से आते थे। तो खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड में थे उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि अभी तक जो सिविल सेवकों की नियुक्ति थी वही करते थे। इसके कारण जो प्रावधान था उससे संबंधित वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो लागू करने का प्रयास सर्वप्रथम हुआ था 1833 में ही, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। तो लागू कब हुआ, 1853 में ऐसा किया गया। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम, यह अंतिम चार्टर एक्ट अंतिम है। इसमें जो कंपनी का एकाधिकार है या कंपनी का जो भी अधिकार है, जो भी चार्टर है, उसको 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया। इसमें अंतिम डेट नहीं दी गई कि इस चार्टर एक्ट को कब तक इस अधिकार को विस्तारित किया जा रहा है, बल्कि इसमें ऐसा कहा गया कि अगले आदेश तक कंपनी को ये अधिकार जारी रहेंगे। तो अगले आदेश कब आया अभी आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि नवीनीकरण जो है अगले 20 वर्ष के लिए नहीं हुआ, अगले आदेश तक हुआ। दूसरी,
1793 से 1853 के चार्टर अधिनियम श्रृंखला का अंतिम चार्टर है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये महत्वपूर्ण और चीज़ें क्या थी? पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल जो परिषद थी, उसके विधायी तथा कार्यकारी प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, विधायी और कार्यकारी प्रशासनिक कार्य। पहले क्या था कि वही काउंसिल बना देती थी बिना किसी जैसे विधायिका के, वही एक्ट बना देती थी, जो वो कार्यकारी समिति थी। लेकिन अब उसके विधायी और कार्यकारी प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब ये कहा गया विधायी के लिए अलग से पार्षद रहेंगे। तो 6, इसमें ध्यान से देखिए, थोड़ा उसको जूम कर देते हैं। 6 नए पार्षद जोड़े गए विधायी कार्य से, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल जिनको बोला, क्या बोला था? लेजिस्लेटिव काउंसलर। और इसमें से 6 में से जो 4 थे वो मद्रास, एक बम्बई, एक बंगाल और आगरा। वो कट गया है, दिख नहीं रहा है उसमें। तो इन 6 में से 4 मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा। कहाँ? आगरा। 4 जगहों से उनकी नियुक्ति की जाती थी और 2 पहले से वहाँ रहते थे, और ये स्थानीय प्रतिनिधि होते थे और इनको भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त किया जाता था। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसलर कहलाते थे। ठीक है। और ये अब देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती हेतु, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया गया 1853 के चार्टर एक्ट से। क्या किया गया कि मैकाले कमेटी 1854 में बनी। के बाद ये जब तय कर लिया गया कि जो चार्टर एक्ट आया वो अब सिविल सर्विसेज की खुली भर्ती होगी, प्रतियोगी परीक्षा से होगी, तो एक मैकाले कमेटी बनी। वही मैकाले जो है 1854 में, वहाँ पे भारतीय सिविल सेवा पर मेरिट आधारित भर्ती हो, उसने ऐसा बोला। और 1855 में लंदन में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित हुई थी, जो खुली भर्ती थी 1855 में। इस डेट को, मतलब इस ईयर को याद रखिएगा। और ये मैकाले कमेटी को याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग मैकाले को भारत में 1835 के मैकाले मिनट के लिए याद करते हैं। तो ये एक और चीज़ थी मैकाले कमेटी, जिसके आधार पर लंदन में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई 1855 में। ठीक है। इस चार्टर एक्ट का, अंतिम चार्टर एक्ट का एक और पॉइंट वही है जिसको याद रखना है, दोबारा दोहरा देते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी एवं कार्यकारी प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया था। ठीक है। तो ये हो गया हमारे चार्टर एक्ट के पॉइंट। अब हमको पता है कि अगला 1857 में विद्रोह होता है। विद्रोह से एक मैसेज वहाँ पे गया लंदन में कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है ये पर्याप्त, क्या कह सकते हैं कि अलोकप्रिय हो चुकी है। और चूंकि पिछले एक्ट में भी उनको अगले 20 वर्ष के लिए पावर नहीं दी गई थी, तो अब वहाँ की सरकार ने उचित समझा कि अब ब्रिटिश क्राउन या वहाँ का जो राजा है उसको फाइनल अथॉरिटी देते हैं। उसमें महारानी विक्टोरिया थी, तो जो महारानी विक्टोरिया को फाइनल अथॉरिटी देते हैं डायरेक्ट। मतलब अब से ऐसा किया जाता है कि जो सरकार है भारत की, तो ये भारत में जो सरकार चलेगी वो किसी कंपनी के थ्रू न चल के डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगी। ठीक है। अभी तक वो एक कंपनी के थ्रू चल रही थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आते हैं, पढ़ते हैं अगले भारत शासन अधिनियम 1858 को। अब क्या हुआ कि इसके जरिए भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। जो ब्रिटिश ताज था, मतलब महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया सीधे। अब इसको क्या किया गया कि ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि। ठीक है। जब ताज के प्रतिनिधि को बोलते हैं वायसराय, जैसे राजा के प्रतिनिधि को वायसराय बोलते थे, तो ताज का प्रतिनिधि था उसको बोलते थे वायसराय। ठीक है। तो पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ये हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय में पढ़ चुके हैं, क्योंकि उस टाइम वही थे। ठीक है। अगले प्रश्न पे, एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत मतलब इसका औचित्य यही है, भारत सचिव बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल वो मंत्री होता था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। लेकिन अब देखेंगे अमेरिका में भी आजकल वर्तमान में देखेंगे कि उनको फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हैं। जो भी होता है ना कि वहाँ पे जो विदेश मंत्री होते हैं वहाँ सेक्रेटरी बोला जाता है। तो वहाँ एक चलन है बोलने का, वहाँ मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, कहीं मिनिस्टर बोलते हैं, कहीं सेक्रेटरी बोलते हैं। तो उनको सेक्रेटरी बोला, वो थे मंत्री बेसिकली, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, ब्रिटिश कैबिनेट के वो सदस्य होते थे। लेकिन उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोलते हैं, जिनको भारत सचिव बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है। ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। और इनकी सलाह के लिए ये कैसे काम करेंगे, इसके लिए 15 सदस्यीय भारत सचिव की परिषद या काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये एकदम से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि भारत सचिव की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया जो 15 सदस्य थी, ठीक है। और ये सलाहकारी परिषद थी, निश्चित तौर पे ये सलाहकारी परिषद थी। और इसमें 15 सदस्यों में से जो 7 थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से आते थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के थे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये मिला था शेखर चंद्र चट्टोपाध्याय वाली जो बुक है क्लासिक टू पार्टीशन, उसमें ये पॉइंट है कि 15 में से 7 जो सदस्य वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब आता है यह परिषद, यहीं पे लिख दिया है क्योंकि एक पॉइंट आपके दिमाग में रहे, जो आगे पढ़ेंगे तो कनेक्ट भी कर पाएंगे कि यह परिषद कालांतर में आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा समाप्त कर दी गई। और इसके बाद क्या गठित हुई, ये तब का तब हम लोग देखेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ये भारत सचिव का पद सृजित हुआ, उसके लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनी 15 सदस्यीय, और उसमें से 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से चुन के आते थे, ठीक है। हालांकि ये बाद में परिषद 1835 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। उस समय क्या बना तब का तब देखेंगे। तो सलाहकारी निकाय, भारत सचिव का पद बना रहा लेकिन उसको सलाहकारी निकाय प्रदान किया गया, ये सलाहकारों की टीम दे दी गई, जैसे एडवाइजर्स की टीम दे दी गई। और इस समय वो, और पहले क्या था, काउंसिल काम करती थी 15 सदस्यीय। अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट क्या है, जो अगला अधिनियम, अगला जो एक्ट पारित होता है भारत के संवैधानिक विकास के दौरान में, उसको क्या बोलते हैं। पानी पी लेते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हो चुका है। तो उसको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम क्यों बोलते हैं। जब भारत के शासन में या इंडिया के शासन में कि गवर्नमेंट में परिवर्तन किया जाता है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन है, तो उसके गवर्नमेंट का जब कुछ ड्रास्टिक चेंज होते हैं, व्यापक बदलाव होते हैं, पूरे गवर्नमेंट में जब बदलाव हो जाते हैं, तब उसको भारत शासन अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब पूरे गवर्नमेंट में बदलाव नहीं होते हैं तो उसको भारत शासन अधिनियम नहीं बोलते हैं। जब गवर्नमेंट गवर्नर जनरल की, जो कि अब वायसराय है, उसके अंतर्गत जो काउंसिल काम कर रही है, उसको बढ़ा घटा के प्रतिनिधित्व देके उस, जैसे एक है गवर्नर जनरल हल्का सा, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे गवर्नर जनरल है, मतलब सुप्रीम लीडर है, गवर्नर जनरल है, इसके किनारे किनारे काउंसिल काम कर रही है। तो शुरुआत में कम सदस्य, गवर्नर जनरल की काउंसिल में शुरुआत में कम सदस्य, बाद में प्रतिनिधियों को बढ़ा दिया गया। तो इस काउंसिल में जो जो परिवर्तन के लिए जो प्रयास किए गए, वो इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम कहलाते हैं। उसकी भी एक सीरीज आई, जैसे 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम और 1909 का परिषद अधिनियम, जिसको मार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो गवर्नर जनरल, जो कि वायसराय कहे जाते हैं, तो वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें सुधार किया गया था, इस वजह से उसको इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं। और जब आमूल चूल परिवर्तन आते हैं या पूरे गवर्नमेंट में चेंज कर दिया जाता है, तब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो परिषद अधिनियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 1861 की पहली बार क्या किया कि प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत की गई। रिप्रेजेंटेटिव्स को, ऐसी संस्थाएं, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की गई पहली बार भारत में 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा। ये पॉइंट है, इसको पॉइंट सारे नोट ही हैं, बस आपको ध्यान रखना है। इंडियन मतलब ये 1800 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत की गई। तो किया क्या गया था, वायसराय की विस्तारित परिषद, मतलब पहले परिषद छोटी थी, अब उसकी बढ़ा दी गई, विस्तारित परिषद में भारतीय भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल हो सकते थे, ठीक है। भारतीय भी अब पहली बार वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल हो सकते थे वायसराय की जो एक्सटेंडेड काउंसिल थी, ठीक है। कौन कौन 3 लोग शामिल हुए, ये पहली बार शामिल हुए, तो बार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, डायरेक्ट भले ना पूछे, बस जानकारी के लिए। बनारस के राजा शामिल हुए थे, पटियाला महाराजा शामिल हुए थे और सर दिनकर राव। 3 लोग पहली बार जब प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत हुई तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में वायसराय की काउंसिल में शामिल हुए थे, ठीक है। फिर आता है, अभी तक हम लोग ये देखिए कि 1793 से 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेके और 1853 तक या 1833 तक कह सकते हैं, 1833 तक लगातार सेंट्रलाइजेशन बढ़ाया जा रहा था। गवर्नर जनरल या वायसराय की पावर जबरदस्त की जा रही थी। अब पहली बार क्या हुआ, जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया 1858 के बाद से,
तो डिसेंट्रलाइजेशन की एक प्रक्रिया अपनाई गई, विकेंद्रीकरण, कि अब पावर का वितरण किया गया कि पावर एक ही जगह सेंट्रलाइज मत रहे। तो क्या किया गया इसके लिए, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को भी विधायी शक्तियां, जो कि उनसे 1833 में छीन ली गई थी, विधायी शक्तियां उनको प्रोवाइड कराई गई। और इसका मतलब केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया 1773 से शुरू हो गई थी, उसकी समाप्ति हो गई है। ठीक है। और लॉर्ड केनिंग जो कि उस समय पहला हमारा वायसराय जो है मतलब भारत का, तो लॉर्ड केनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी। इसको भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिल गया, संवैधानिक मान्यता मिल गई कि हाँ पोर्टफोलियो प्रणाली, जो आजकल का विभाग मिलते हैं ना मंत्रियों को, उसी को पोर्टफोलियो प्रणाली बोलते हैं। जैसे मंत्रालय मिलते हैं, विभाग मिलते हैं मंत्रियों को, उसी को पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू किया गया था, और इस एक्ट द्वारा 1861 के काउंसिल एक्ट द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और सिर्फ पोर्टफोलियो प्रणाली नहीं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी जो वायसराय की है, वो भी 6 माह की वैधता के साथ, अभी भी 6 माह की वैधता होती है अध्यादेश की। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वायसराय की, ये भी इसी के थ्रू मिलती है, इसी एक्ट के थ्रू मिलती है। हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, इसको देखना पड़ेगा। और इसीलिए ये नोट्स है, क्योंकि आप अभी एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, एक बार एग्जाम देने से पहले इसको पढ़ेंगे, तभी ये रिटेन करेगा। हम मतलब धीरे-धीरे जब आप कई बार गलतियाँ करेंगे, टेस्ट में कई सारे गलतियाँ करेंगे, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, एटलीस्ट आप छाँट लेते हैं। ज़रूरी नहीं आपको याद हो मुँह ज़ुबानी, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे हो जाएगा। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, 1 बार भूलेगा, 2 बार भूलेगा, 3 बार भूलेगा, लेकिन हमेशा नहीं भूलेगा। इतना रिटेन हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन सही हो जाए। आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में पढ़ने की सब चीज़ें हैं, लेकिन पहले पढ़े रहें तब। ये सोचेंगे अंतिम में एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा, तो थोड़ा-सा मुश्किल है। खैर, सबकी अपनी-अपनी क्षमताएँ हैं। सुपरमैन लोगों के लिए सब कुछ संभव, सुपर वुमेन के लिए। खैर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, अगला जो मतलब एक्ट आया जिससे संवैधानिक विकास हुआ भारत में, वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसको बोलते हैं लॉर्ड क्रॉस एक्ट। अब लिख दिए, इसलिए हो सकता है पूछ ले कि लॉर्ड क्रॉस एक्ट इनमें से कौन है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऐसा दे देगा। तो लॉर्ड क्रॉस कौन थे? इन्होंने इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया था, वहाँ के सदस्य थे। और लॉर्ड क्रॉस का क्रॉस नाम था इनका। लॉर्ड तो मतलब बड़े लोग को लॉर्ड वहाँ बोलते थे, तो लॉर्ड मतलब संभ्रांत लोग थे, तो लॉर्ड क्रॉस ये थे जो उन्होंने पेश किया था, इस वजह से इनका नाम लॉर्ड क्रॉस दे दिया गया। इससे पहले हम लोग देखे थे पिट्स इंडिया एक्ट को, पिट्स इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उस समय विलियम पिट्स ब्रिटिश पीएम थे, वैसे उसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। ठीक है। इस एक्ट में 1892 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें क्या किया गया कि चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। एकदम मतलब दिमाग में एकदम छाप लेना है, चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। हालांकि चुनाव शब्द का उपयोग नहीं हुआ था, तो कहा क्या गया इसको, कहा यह गया कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया। ठीक है, निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया। और हालांकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे थे, इसका जो अर्थ निकलता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव का निकलता है। होता यह था कि स्थानीय निकायों के से लोगों को चुन के उनका नाम भेजा जाता था गवर्नर के पास स्टेट्स में, और गवर्नर जनरल के पास या मतलब वायसराय के पास सेंटर में। उनमें से वायसराय अभी चुनता था कि ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। तो अभी भी वायसराय और गवर्नर जनरल ही नामांकन को स्वीकृत करते थे। असली शक्ति अभी भी उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन एक तरीके से सिफारिश भेजने का अधिकार जो मिल गया वो अप्रत्यक्ष चुनाव को व्यक्त करता है। तो चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात माना जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। ठीक है। फिर आता है विधान परिषदों या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया। अच्छा, तो क्या क्या आप कर सकती थी विधान परिषदें, जैसे वो पार्षद बढ़ाए गए थे ना 6 लोगों को। ठीक है, तय किया गया, इसमें और बढ़ाया गया। लेकिन अब देखते हैं विधान परिषदों के कार्य क्या बढ़ाया गया। तो अब ये बजट पर बहस या चर्चा कर सकती थी, लेकिन मतदान नहीं कर सकती थी। मतदान नहीं, बजट पर चर्चा कर सकती थी। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव जो मतलब वायसराय के नेतृत्व में चलती थी, तो एग्जीक्यूटिव के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत थे। मतलब एग्जीक्यूटिव से प्रश्न पूछे जा सकते थे, वो उत्तर देती एग्जीक्यूटिव,
लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। जैसे मान लीजिए कोई सवाल पूछा गया आपसे कि आप मतलब आपने ये जैसे क्या है कि आपने शिक्षा के लिए कितना पैसा पास किया है? तो वो कहता है कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपया। अब आप उससे ये नहीं पूछ सकते दोबारा कि 1 करोड़ रुपया में आपने उपयोग कितना किया है? आपको एक ही बार प्रश्न पूछने का अधिकार था और एक ही बार उत्तर देता। उसके बाद उस प्रश्न को आप जैसे होता है ना काउंटर नहीं कर सकते थे। आप उसको पूरक प्रश्न के रूप में उससे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। दूसरा, और न ही उत्तर पर चर्चा, वो उत्तर देगा उस पे आप चर्चा भी नहीं करेंगे। ये देखो 1 करोड़ रुपया आ गया, लेकिन ये खर्चा-वर्चा ये कर ही नहीं रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है, कुछ काम नहीं हो रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब वो बता दिया, आप सुन लिए, हो गया काम खत्म, इतना ही करना था। तो पहली बार तो ऐसा ही होता है ना, धीरे-धीरे होता है, ऐसा थोड़ी है पहली बार में लोकतंत्र आ जाता है। बहुत लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ और बजट पर अब बहस हो सकती थी, चर्चा हो सकती थी, लेकिन मतदान अभी भी नहीं। और कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव से प्रश्न पूछे जा सकते थे, वो उत्तर देंगे, लेकिन पूरा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, न ही उत्तर पर चर्चा होगी, ये ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त या गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए, लेकिन बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। अभी भी जैसे वहां से 6 पार्षदों को कर दिया गया था इससे पहले वाले एक्ट में, अब उससे ज़्यादा बढ़ाए गए, लेकिन अभी भी जो सरकारी सदस्य थे, जो भी सरकारी होते थे, वो ज़्यादा होते थे और चुने गए सदस्य अभी भी, नामांकित सदस्य अभी भी कम होते थे। तो ये हम लोग 1891 वाले एक्ट को, 1892 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को हम लोग इतना समझ गए। अब इसको आते हैं मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार इसको बोलते हैं। इसको हम लोग नाम तो बचपन से सुन ही रहे हैं, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये दो नाम तो हम लोग सुन ही लेते हैं। तो ये भी परिषदों में, ये भी वायसराय के परिषद में ही वृद्धि करके, या वायसराय और गवर्नरों के, प्रांत लेवल पे गवर्नर और सेंट्रल पे वायसराय, इनकी परिषदों में विस्तार करके किस प्रकार से भारतीयों को एकोमोडेट करेगा, या किस प्रकार से भारतीयों को मौका देगा राजनीति करने का, या निर्णय निर्माण में किस प्रकार से उनको शामिल करेगा, यही मतलब ये बताता है। तो ये भी एक काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। उस समय लॉर्ड मार्ले थे, वो भारतीय सचिव थे, तो आगे उनका नाम लगता है लॉर्ड मार्ले। उसके बाद मिंटो भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड मिंटो। दोनों ने मिलके या दोनों की सहमति से ये एक्ट बन सकता है। तो यही दोनों प्रणेता थे, अगुआ थे, तो मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि कम ही सदस्य हैं, काफी सदस्य अब हो गए। केंद्रीय परिषद में 16 से अब 60 सदस्य हो गए। केंद्रीय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 16 से अब 60 सदस्य हो गए। लेकिन केंद्रीय जो परिषद थी उसमें सरकारी बहुमत बना रहा, जो केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा। हालांकि जो प्रांतीय परिषदों में ज़्यादातर में ऐसा हो गया कि उसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो नामांकित होकर आते थे, उनका बहुमत उनका ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गए, सरकारी सदस्य कम हो गए। लेकिन केंद्रीय परिषद में 60 लोगों में अभी भी जो बहुमत था वो सरकारी लोगों का था, इस वजह से सरकार वहाँ प्रबल थी। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया 1909 के पहला जो अधिनियम है, मतलब पहला जो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए मिंटो सुधार का? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा, ये वायसराय की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसके बेस पे वो निर्णय लेता था, हालांकि वो सुपरसीड कर सकता था, लेकिन फिर भी उसकी काउंसिल में होना बड़ी बात है। तो एसपी सिन्हा को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य या विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो कि प्रथम भारतीय सदस्य जो कि वायसराय की काउंसिल में शामिल था। ये पहले भारतीय सदस्य थे जो कभी भी किसी वायसराय के काउंसिल में शामिल थे, और ये विधि सदस्य के रूप में उसमें शामिल हुए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर उपाध्यक्ष के पद का सृजन हुआ 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट से। अब देखिए विधान परिषद की कार्रवाई में, इससे पहले हमको पता है कि बजट पे हम चर्चा कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि उसमें प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अब हम लोग अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मतलब आपसे प्रश्न पूछे, आप उत्तर दिए, फिर हम उत्तर को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, ये उत्तर आपका हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसको वेरीफाई करिए। उस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन भी किए जा सकते थे। तो एक शक्ति और मिली। फिर क्या है, हम लोग बजट पे सिर्फ चर्चा कर सकते थे, लेकिन अब प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। जो गैर सरकारी सदस्य थे या भारतीय थे, अब उनको प्रस्ताव भी रख सकते थे, और बजट मदों पे
या बजट मदों पे जिन पे सिर्फ चर्चा कर सकते थे, अब उन पे मतदान की भी अनुमति दी गई। तो एक स्टेप पढ़ा ना कि सिर्फ पहले चर्चा करते थे, अब मतदान भी कर सकते हैं, अपने प्रस्ताव भी रख सकते हैं, किसी प्रस्ताव को नए ला सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है, एक अगली पहल है। हालाँकि जैसे होता ये था कि जब हम स्वायत्तता माँगने लगे या इस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और बात हो रही थी कि स्वायत्तता की, किस स्वायत्तता की? जो तिलक ने माँगी थी, स्वराज की माँग होने लगी थी। जब स्वराज की माँग होने लगी थी तो ये सब ज़रा-ज़रा सा देते थे। मतलब आप जब माँगते थे कि हमको अधिकार दीजिए काउंसिल में बैठने का, अपना लीडर लें, तब ये कहते थे कि अच्छा 2-4 महाराजाओं को चुन के बैठा देते हैं। से काम करते थे कि मतलब आप माँगते थे 10, ये देते थे 2। बार्गेनिंग चलती थी बहुत ज़बरदस्त। तो जब हम लोग माँग रहे हैं हमको स्वराज चाहिए, अब हम ही लोग सिर्फ शासन करेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे। तब कहते थे अच्छा, ठीक है बजट पे मतदान कर लेना, वो इतना करो। तो जब हम लोग 15 माँगने लगे, तो कहा अरे यार 5 लो 5 लो, पकड़ो। तो ये बार्गेनिंग चल रही है, ठीक है? ये मतलब इस तरीके से हम लोग देखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नर जनरल वायसराय का जो टाइमलाइन है, उसको कांग्रेस के सेशन के टाइमलाइन से और अगर इसके मतलब संवैधानिक विकास के टाइमलाइन से मिलाएंगे तो बहुत अच्छी एक मतलब एक कहानी या मतलब छवि तैयार हो जाएगी कि किस प्रकार से जो संघर्ष है उसको बढ़ाया गया, कैसे चला। फिर क्या था कि ये लगभग सारे लोग जानते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल का एक गठन किया, एक कॉन्सेप्ट लाया। इसका अर्थ क्या है पृथक निर्वाचक मंडल का? कि अगर क्षेत्र विशेष से सब लोग जानते हैं सबकी एक विधायकी की सीट होती है, सांसदीय की सीट होती है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, विधायकी निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो ऐसा होता था कि जो क्षेत्र जैसे अभी भी आरक्षण चलता है और कहीं पे ओबीसी हो सकता है, कहीं एससी होता है, कहीं एसटी होता है, तो वहाँ से सिर्फ सदस्य के रूप में जो लड़ने वाले हैं वो सिर्फ एससी होंगे, एसटी होंगे या ओबीसी होंगे, जिसके लिए वो क्षेत्र आरक्षित है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि वोट भी अगर एसटी उठ रहा है तो सिर्फ एसटी वहाँ के वोट देंगे, अगर एससी उठ रहा है तो वहाँ के सिर्फ एससी वोट देंगे। अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेते आया गया तो उसको बोलेंगे पृथक निर्वाचक मंडल। मतलब जो उठेगा उसी समुदाय के लोग उसको वोट करेंगे, बाकी समुदाय वोट भी नहीं करेगा। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट था जो कि अपने आप में ब्लंडर है, लेकिन इसमें पहली बार लॉर्ड मिंटो ने लाया और उसने 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी, तो उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि ये चीज़ें यहाँ पे एक फ्रैक्शन या यहाँ पे एक दरार हमको दिख रही है, इसको थोड़ा चौड़ा किया जाता है छेनी हथौड़ी लगा के। तो उसने पृथक निर्वाचक मंडल की हथौड़ी लगा के, हथौड़ा मतलब छेनी लगा के हथौड़ा मारना शुरू किया जिससे जो गैप था वो बढ़ना शुरू हुआ। तो इसमें मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाता था। एक और इसमें बदलाव हुए क्या पार्लियामेंटों में कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। तो ये हो गया। अब इसके अगले एक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जानते हैं, क्योंकि उस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे लंदन में और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों के सौजन्य से ये एक्ट आया जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने अब देखेंगे आगे किसने गवर्नमेंट कैसे काम करेगी उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया, इस वजह से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। कैसे किया? सबसे पहले इसने क्या किया कि केंद्र और प्रांत के बीच शक्ति का विभाजन किया। केंद्र की अपनी अपनी विषय सूची हो गई, केंद्र और राज्य की अपनी अपनी विषय सूची हो गई और केंद्र और राज्य के बजट भी अलग अलग हो गए। बड़ा परिवर्तन, शासन के स्तर पर परिवर्तन है। दूसरा क्या किया इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा, रिजर्व्ड या आरक्षित और दूसरा ट्रांसफर्ड या स्थानांतरित। 2 भागों में बांटा। रिजर्व्ड का मतलब क्या है कि विषयों की ऐसे विषय जिन पे गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से निर्णय लेगा, अर्थात ये पहले की तरह ऐसे मुद्दों पे, ऐसे विषयों पे जो डिसीजन है वो पहले की तरह लिए जाते रहेंगे, जैसे गवर्नर डिसीजन लेता था वही सर्वे सर्वा होता था।
तो ऐसे विषयों पे अभी भी गवर्नर ही सर्वेसर्वा रहेगा रिजर्व सब्जेक्ट्स में। लेकिन जो ट्रांसफर्ड या स्थानांतरित सब्जेक्ट से उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से उस पर शासन किया जाएगा। ट्रांसफर्ड या जो भी मतलब जो स्थानांतरित विषय थे उस पर। तो इसमें एक ब्लंडर ये था कि जो रिजर्व जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे, जैसे वित्त हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हो गई वो, या पुलिस हो गई, वो रिजर्व थी। उसमें मंत्री जो भारतीय मंत्री थे वो हाथ पैर नहीं मार सकते थे। तो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को रिजर्व कर दिया गया और जो मतलब लाइबिलिटी वाले सब्जेक्ट थे जिसमें पावर कम और काम ज़्यादा है उसको स्थानांतरित या ट्रांसफर्ड में लेते आ गया। तो जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री थे वो उस पर काम कर सकते थे। हालांकि प्रयास ही था, लेकिन मतलब एक अगले दर्जे का प्रयास ये था, ठीक है, मतलब पिछले स्टेप से एक स्टेप और ऊपर इसको माना जाएगा। फिर लेकिन इस प्रकार से जो प्रांत में व्यवस्था शुरू हुई उसको डायरकी या द्वैध शासन बोला गया, है ना, कि आधा शासन गवर्नर कर रहा है या महत्वपूर्ण विषयों का शासन कुछ गवर्नर कर रहा है और कुछ मंत्री कर रहे हैं। तो दो नेता है, मतलब एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं कि कुछ विषय गवर्नर कर रहा है, कुछ विषय मंत्री कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक डायरकी क्रिएट हुई कि दो फाड़ में एक ही स्तर पे शक्ति में दो फाड़ किया गया है, तो द्वैध शासन। लेकिन ढांचा अभी भी एकात्मक था, ढांचा एकात्मक था। उसका औचित्य क्या है कि अभी भी जो पावर थी एक्चुअल वो गवर्नर के पास या वायसराय के पास थी। वो जब जब चाहता वो प्रांतीय मंत्रियों को इधर उधर कर सकता था, उनको काउंसिल को मतलब ध्वस्त कर सकता था, या अभी भी जो कंट्रोल था, जो एक्चुअल पावर थी, अभी भी गवर्नर और वायसराय के ही हाथ में थी। फिर क्या था, पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे आज है ना कि लोकसभा राज्यसभा, सेंटर में केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद, या उसके साथ ही पहली बार द्विसदनात्मक दो सदन बनाए गए सेंटर में। एक था राज्य परिषद, राज्यसभा जैसा, लेकिन नाम उसका उस समय राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। राज्यसभा जैसा ही है लेकिन उसका नाम उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। और दूसरा क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आज की लोकसभा जैसी थी, केंद्रीय विधान परिषद, जिसके सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते थे। तो ये हो गया द्विसदनात्मक पद्धति जो कि केंद्र में थी। और इसमें से ये अच्छी चीज क्या हो गई कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दौरान जब उन सदस्यों का प्रांतों में निर्वाचन हुआ तो अधिकांश का सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से हुआ। हालांकि ये जो निर्वाचन था, आज हर 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति मत डाल सकता है, सार्वभौमिक तौर से बिना किसी भेदभाव के सब लोग वोट डाल सकते हैं जो भी 18 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर चुका है। लेकिन इस समय जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ वो सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ, सभी लोग वोट नहीं डाल सकते थे। संपत्ति के आधार पे, कर देने की क्षमता के आधार पे, या शिक्षा प्राप्ति, कितनी शिक्षित हो, बीए हो, एमए हो, 10 हो, 8वीं हो, उस समय तो 8वीं 5वीं की शिक्षा बहुत मानी जाती थी। तो संपत्ति, कर, शिक्षा इत्यादि आधार पे मतलब विभेद करके सीमित मताधिकार कुछ परसेंट लोगों को, काफी सीमित लोगों को प्रदान किया गया और उन्होंने लोगों को असेंबलीज में भेजा। ठीक है, ये पॉइंट एकदम ध्यान रखना। पहली बार महिला मतदाताओं द्वारा वोटिंग किस सुधार के अंतर्गत की गई, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत पहली बार महिला मतदाताओं द्वारा वोटिंग की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर 6 सदस्यीय वायसराय काउंसिल, 6 सदस्यीय जो वायसराय की काउंसिल थी उसमें से 3 भारतीय होंगे। बताओ, अब 50-50 हो गया, लेकिन नहीं, एक तो उसमें जो कमांडर इन चीफ था, जो ताकत की पोस्ट थे, कमांडर इन चीफ, आर्मी चीफ, वो कभी भारतीय नहीं हो सकते थे। बाकी कोई सदस्य भारतीय हो सकते थे, लेकिन 6 सदस्यों में 3 भारतीय होंगे, हालांकि वो कमांडर इन चीफ नहीं होंगे, या जो एक्चुअल पावर है ना, डंडा, वो कभी भारतीय नहीं हो सकते। तो डंडे का ही शासन था, डंडा भारतीय हो जाते तो फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर नहीं चले जाता, तो बात खत्म। दूसरा क्या है, अगला क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन हो, ऐसा मैंडेट दिया गया 1919 के एक्ट में। तो इसी मैंडेट से 1926 में सीपीएससी या सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सीपीएससी का गठन किया गया। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें भी जो पृथक निर्वाचक मंडल जो मिंटो बोए थे मुस्लिमों के लिए, जो ले आए थे, तो पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों या एंग्लो इंडियन जो बोलते हैं ना, भारतीय ईसाइयों, सिखों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों
इनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित किए गए। ये देखिए, ये पॉइंट कम जगह मिलता है। ये पॉइंट क्या है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के कार्यालय का या उसका ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का गठन किया गया लंदन में, और भारत सचिव के कुछ कार्य उसको सौंपे गए हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है 1919 में इसको पारित किया गया और 1921 से यह लागू हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। अब कहेंगे यार इतना है कैसे याद करेंगे? अरे ठीक है, नहीं एक बार में याद होगा, 2 बार याद होगा, 3 बार में याद होगा। इसके पॉइंट्स ध्यान रखना है कि जैसे क्रम से पढ़ाने का औचित्य यही है कि पिछले से अगले में क्या विकास हुआ, इसको ध्यान में रहेगा तो आंसर करते हुए आपको धीरे धीरे, जैसे आप जब क्वेश्चन लगाएंगे और गलत करेंगे, सही करेंगे, जो भी करेंगे, उससे आपको रिकॉल होता रहेगा, कनेक्ट होता रहेगा। क्वेश्चन जरूर लगाना है, अभी मैं दिखाऊंगा भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको लगाया भी जाएगा। फिर जो अगला एक्ट आता है, ये हम लोग किस एक्ट की बात कर चुके हैं अभी तक हम लोग 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात कर चुके हैं। अब अंतिम जो एक्ट है जो कि संवैधानिक सुधार के तौर पे लागू हुआ और उसके अगले दर्जे की चीज़ थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के, तो हुआ ये कि 1919 में पारित हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 21 से लागू हुआ। तो अगले अगले सुधार के रूप में किस प्रकार संवैधानिक सुधार लागू किया जाए, इसके लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन तो सबको पता होगा, जो भी लगभग वीडियो देख रहा होगा सबको पता होगा साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन वही था जो भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित किया गया। इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि जो 7 सदस्यीय कमीशन था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। मतलब भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार किया जाएगा, हालांकि भारतीय कोई भी एक भारतीय ऐसा योग्य नहीं है जो उस कमीशन में शामिल होने के लायक हो या अपनी बात वहां पे रख पाए। तो साइमन कमीशन का जो गठन है वो नवंबर 1927 में किया गया था। ठीक है, भारत में ये 2 बार आया। कितनी बार? 2 बार। पहली बार 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक रहा पहली बार में। दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक रहा। ठीक है, 2 बार में भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी के आधार पे और जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके आधार पे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, कहा जाता है कि बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में इससे एज इट इज ले लिए गए हैं। ये सवाल पूछा गया था जब अम्बेडकर थे, तो उन्होंने कहा कि संविधान में चोरी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, जैसे जो वैल्यूज होते हैं, जो मूल्य, संवैधानिक मूल्य होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं। जैसे अमेरिका के लिए अगर स्वतंत्रता अमेरिका के लिए मूल्य है, तो भारत के लिए भी स्वतंत्रता मूल्य है। इसी प्रकार से हम उसको ये नहीं कह सकते भारत में दूसरी तरह की स्वतंत्रता होगी या दूसरी तरह की समानता होगी। तो जो मूल्य होंगे, संवैधानिक मूल्य होंगे, वो एक जैसे माने जाते हैं। तो उसके लिए हमको चोरी ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हर जगह जहाँ लोकतंत्र होगा और लोकतांत्रिक मूल्य होंगे, वो हर जगह लगभग स्थानीय विभिन्नता के साथ उसकी मूल भावना समान होती है। इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां हैं। अच्छा, एक जो सबसे पहला प्रावधान किया गया, इसमें एक अखिल भारतीय परिसंघ या ऑल इंडिया लेवल एक कन्फेडरेशन की परिकल्पना की गई, जिसमें प्रांत और रजवाड़े जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे प्लस जो रजवाड़े थे जो अपने अपने राज्य में स्वतंत्र थे, राज्य थे, वो दोनों का कन्फेडरेशन होगा। ऐसी परिकल्पना की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सेंट्रल लेवल पे ऐसी एक संस्था काम करेगी। हालांकि ये कन्फेडरेशन, ये परिसंघ कभी बना नहीं, क्योंकि जो रजवाड़े थे कभी शामिल ही नहीं हुए, तो वो परिसंघ कभी बन ही नहीं पाया। इस वजह से सेंट्रल लेवल पे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रावधान कभी लागू ही नहीं हो पाए। फिर अगला क्या था, जो विषय थे, जैसे जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे हमारे यहाँ जो संविधान में लोग पढ़ते हैं कि संघ, राज्य, समवर्ती सूची, उसी प्रकार से इसमें भी संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची के रूप में विभाजन किया गया सब्जेक्ट था। हालांकि जो अवशिष्ट शक्तियां अभी सेंटर के पास हैं वो वायसराय की थी उस समय। किसको थी? वायसराय को। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, मेरा गलत हो गया था, हमको इसलिए ध्यान है। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। फिर ये प्रांतीय स्वायत्तता, अब देखिए
अभी तक प्रांत में, इससे पहले के 1919 के एक्ट की तरह जो प्रांत में सरकार बनी थी वो दो द्वैध शासन के तौर पे लागू थी। वहां द्वैध शासन था कि एक जो सब्जेक्ट्स होंगे दो भाग में विभाजित होंगे, कुछ रिजर्व्ड होंगे, कुछ ट्रांसफर्ड होंगे। रिजर्व्ड होगा उस पर अभी गवर्नर जनरल, गवर्नर जो होगा पूरी तरह से उस पर वो मतलब कंट्रोल करेगा, और जो ट्रांसफर्ड होंगे उसका कंट्रोल होगा किसके पास, जो भी मिनिस्टर काम करेंगे, भारतीय मिनिस्टर होंगे उनके पास होगा। तो अभी भी वहां पे द्वैध शासन था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो इसने प्रांतीय स्तर पर लगभग स्वायत्तता प्रदान की गई, और उसमें क्या किया गया, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। सभी विषयों पे जो भी चुने हुए लोग थे, जो भी मंत्री जनता चुनती, वो सभी विषयों पे शासन करते। तो ये एक पॉइंट वाली बात थी। इसमें स्वायत्तता काफी अधिक थी, और स्वायत्त इकाइयों के रूप में उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की गई इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा। अब नोट ये देखते हैं कि इसके प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में, अगर मतलब ये थोड़ा सा मेंस में भी आप लिख सकते हैं अगर इस तरह का प्रश्न कुछ पूछे तो क्या था कि गवर्नर का अल्पसंख्यकों, सिविल सेवकों, ट्राइबल्स आदि के लिए गवर्नर को विशेष शक्तियां दी गई थी। मतलब अभी भी अल्पसंख्यकों, सिविल सेवकों और ट्राइबल्स के लिए रूल्स बना सकते थे गवर्नर। फिर उत्तरदायी सरकार जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसको सस्पेंड करने की, ब्रिटिशर्स को अभी भी उनको सस्पेंड करने की शक्ति थी जो प्रांतीय स्तर पर सरकारें काम कर रही थी। ठीक, फिर क्या था, मताधिकार विस्तार तो किया गया, मताधिकार जो था उसका फ्रेंचाइज का विस्तार किया गया, लोगों को बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी लगभग 10% जनसंख्या इसमें शामिल थी। ठीक है, ये अलग अलग प्रांतों में 3% से लेकर 14% तक थी। मतलब किसी प्रांत में 3% जनसंख्या शामिल थी और किसी प्रांत में 14% तक। तो मोटी मोटा ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 10% जनसंख्या ही इसमें वोट देने, प्रत्यक्ष निर्वाचन में वोट देने के योग्य थी। फिर प्रांतों में द्विसदनी पद्धति की, द्विसदनी पद्धति का परिचय इंट्रोड्यूस किया गया। प्रांतों में द्विसदनी पद्धति 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। इससे पहले सेंट्रल में द्विसदनी पद्धति 1919 के एक्ट के थ्रू आई थी, और 11 में से 6 प्रांतों ने द्विसदनी पद्धति अपनाई। जैसे अभी भी यूपी में है, 5 या 6 राज्यों में अभी भी है, 5 राज्य या 6 राज्य, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्लियरली। तो मतलब अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। उस समय 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनी पद्धति लागू की गई। ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा। फिर जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, यह अप्रैल 1937 में ये प्रभावी हुआ, और 1939 में इसे त्याग दिया गया जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया, बिना उससे पूछे कैसे वर्ल्ड वार शुरू कर दिया गया। तो उसके बाद ही ये जो प्रावधान था वो त्याग दिया गया। उसके बाद मतलब एक तरह से मार्शल लॉ जैसा लागू था। और इस जो 1935 का एक्ट था उसमें क्या प्रावधान थे, तो जो द्वैध शासन या जो रिजर्व्ड या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट थी प्रांतीय लेवल पे 1919 के सुधारों में, 1935 का जो एक्ट था वो सेंटर पर उसको लागू, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रस्तावित करता था लागू करने के लिए कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में छांट के उसको लागू किया जाएगा। लेकिन चूंकि अखिल भारतीय परिसंघ बना ही नहीं, ऊपर हम लोग देखे क्योंकि उसमें रजवाड़े शामिल नहीं हुए, तो अखिल भारतीय परिसंघ नहीं बना, इसी वजह से ये जो संघीय विषय का जो बंटवारा था ये भी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, जिससे पहले का रूल चल रहा था, मतलब 1919 के एक्ट की तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी वही उसी एक्ट के तहत आगे भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती रही। ठीक, अब क्या है कि पृथक निर्वाचक मंडल का फिर विस्तार किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल का फिर विस्तार किया गया। अब दलित, महिला और मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसमें किया गया। अब देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल 3 स्तर पर विस्तारित हुआ। मिंटो एक्ट में सिर्फ मुसलमानों को, फिर एक बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में उसका विस्तार किया गया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी किया गया। अब CPSC जो भी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, जो कि 1926 में गठित किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत, उसको क्या गया कि एक्ट लागू होने के साथ जब 1937 का एक्ट लागू हुआ, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो 1937 में लागू हुआ, तो जो 1926 का बना CPSC था वह अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, FPSC हो गया। अब क्या हो गया, ये FPSC, CPSC बन गया FPSC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लागू होने के साथ। साथ ही प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन
प्रांतीय जैसे PCS है, BPSC है, ये प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, और तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी गठन किया गया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस से रिलेटेड है, ध्यान हम लोग को ज़्यादा रखना भी चाहिए। फिर 1937 में संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो गठित काउंसिल ऑफ इंडिया थी, याद है, भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी 15 सदस्यीय 1858 के तहत। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे आगे पढ़ते हुए जब आ रहे थे, उस समय ये भी बोले थे कि 1935 के एक्ट से इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसी 1935 के एक्ट से इस जो काउंसिल थी 15 सदस्यीय, इसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह भारत सचिव को सलाह देने के लिए सलाहकारों की टीम मिल गई। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, वो 35 में पास हुआ, अप्रैल 1937 से लागू हुआ। इस प्रकार से हमने जो भारत में संवैधानिक विकास था उसको देखा। ठीक है, अब क्या है, संवैधानिक विकास देखा तो किस प्रकार से प्रश्नों में ये आता है, कैसे प्रश्नों में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख लिया जाए। अब ये देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? आपको बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया? पॉइंट ये बताना है, मीन्स 17 2015 हर जगह पूछा है। 1813 के चार्टर अधिनियम से। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये ट्रिकी प्रश्न है, ये सामान्य तौर पे ऐसे पता नहीं चलता है। दरअसल 1833 में एक धारा 87 थी, धारा 87, इसमें उल्लेख था कि धर्म या जन्मस्थान या वंशानुगत जो क्रम होता है इत्यादि के आधार पे या लिंग, इसके आधार पे विभेद किए बिना सबको जो कंपनी की सर्विस है या जो भी गवर्नमेंट की सर्विस है वो ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा, समान मौका प्रदान किया जाएगा। तो ये हुआ ना कि भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो ये पहला ए इसका सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय, न्यायालय भी पूछा है और ये पूछ रहा है फेडरल। क्या पूछ रहा है? फेडरल। फेडरल अभी हम लोग किस में देख के आए हैं? फेडरल कोर्ट किस में देख के आए? फेडरल कोर्ट 1935 वाला। तो 1861, 1909, 1919 तीनों में नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। भारत में 1922 से परीक्षा कराई गई सिविल सेवा की। ठीक है, भारत और इसमें जो ये परीक्षा हुई तो एक साथ भारत में भी और लंदन में भी परीक्षा होने लगी, जिससे भारतीयों का जो परसेंटेज है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा भारतीय सिविल सर्विसेज में। अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया था, ये भी पॉइंट सही है, क्योंकि 22 से लेके 41 तक लगभग 20 साल 19 साल में पर्याप्त जो भारतीय थे उसमें सिविल सेवा में शामिल हो गए थे। और ब्रिटिश डिमाइज या ऐसा लगने लगा कि भारत में अब ब्रिटिशर बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो अब भारतीय सिविल सर्विस में नहीं आना चाहते थे या कम आना चाहते थे। लगातार आंदोलन चल रहे हैं, जैसे अभी भी सिविल सर्वेंट प्रभावित होते हैं। अगर जनता जागरूक हो जाती है तो सिविल सर्वेंट का अधिकार सीमित हो जाता है। उस वजह से उन लोगों को भी लगने लगा कि यहाँ आने का बहुत औचित्य है नहीं, तो ब्रिटिशर धीरे धीरे कम हो गया, यूरोपी धीरे धीरे कम हो गया। तो दोनों पॉइंट ये सही हो जाएगा। अगला क्या है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत? सही है, अभी जस्ट हम लोग लास्ट वाला पढ़ के आए 1935 का जो अधिनियम था। ठीक है, तो ये हो गया। और इससे पहले आधुनिक भारत में भी हम लोग कुछ संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न देखे थे, उसको भी देख लेते थे। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? बताइए। वो हम लोग ये कर चुके हैं आधुनिक भारत में, बस आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं, उससे लाभ कैसे होता है, लाभ होता है कि नहीं होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं। अगला क्या है,
कि निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? किस प्रकार से कार्यशील विधान परिषद का सृजन होगा? जब चार्टर एक्ट 1853 ने कार्यकारी और विधायी शक्तियां पृथक पृथक कर दी और विधान परिषद बनाया गया 12 सदस्यीय। तो 1853 का जो एक्ट था उसके द्वारा पहली बार क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? यह 1834 है। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली, क्या है परोक्ष, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन या परोक्ष निर्वाचन या प्रत्यक्ष निर्वाचन को हम लोग चर्चा की है 1892 का जो लॉर्ड क्रॉस एक्ट था, तो 1892 का। देखिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा की गई। ये हमारे उसमें मेंशन नहीं है, इसका उसमें मेंशन कर देते हैं, इसको ऐड कर लीजिएगा। 1919 का जो अधिनियम था उसके थ्रू चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया था। फिर निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? अभी जस्ट हम लोग देख के आए हैं, कुछ इसमें पूछना है। और ये अम्बेडकर साहब ने जब कहा था कि मुझे क्षमा नहीं मांगनी है, संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर बोले थे, क्यों बोले थे ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु में शरारत छोड़ गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो स्टेटमेंट वाली बात है। तो क्वेश्चन लग रहे हैं जो भी संवैधानिक विकास से संबंधित है वो प्रश्न लग रहे हैं, और जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था में थे वो भी लग रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पॉलिटी थ्रू PYQ के पहले सेशन में भारत का जो संवैधानिक विकास है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। लगभग 1.25 घंटे की क्लास है, इसको ज़रूर देखिएगा। और कायदे से देखने के बाद आप सबसे जो पॉइंट वाली बात है, आप जो क्वेश्चंस हैं जो हम दिखा दिए हैं तेज़ी से, मतलब आपको सॉल्व करके उसके आंसर्स अपने आप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ अपने कमेंट्स इस बेस पे कि ये क्लासेस कैसी हैं, इसमें कैसा सुधार किया जा सकता है, या जो इंटरेक्शन होता है वो रखिए। नहीं तो फिर मतलब क्लास तो हम पढ़ा ही रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं रहने से नुकसान ये होता है कि फिर हम ये नहीं समझ में आता है कि किस पॉइंट पे मुझे ज़्यादा जोर देना है और किस पॉइंट को बेहतर करना है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो अगली क्लास के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।